तो इस टाइम हम एग्जाम के बिल्कुल लास्ट डेज में पहुंच चुके हैं और इस टाइम सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो आती है कि सर किस तरीके से हम चैप्टर्स को जल्दी रिवाइज कर सकें, किस तरीके से हम पूरे चैप्टर को स्कैन कर सके, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बस इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने YouTube पर एक नई सीरीज स्टार्ट करी है वीडियो सेक्शन में, जहां पर मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर रिवाइज करवाऊंगा, ताकि आपको लास्ट डे यानी कि जिस दिन एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले की रात होगी उस दिन आप किस तरीके से सारे चैप्टर्स को एक बार रिकॉल कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। तो आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो है आपका लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। लेंदी चैप्टर है, लेकिन इस लेंदी चैप्टर को 10 मिनट के अंदर हम कवर करेंगे और सारे टॉपिक्स को हम रिकॉल करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर के अंदर आपके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर आता है लैंड यूज कैटेगरीज, यानी कि कितने प्रकार की लैंड होती है, कितने टाइप की लैंड होती है, जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एरिया बनाता है जिनको। उसके बाद आती है आपकी लैंड ऑनरशिप, यानी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड हम इसमें पढ़ेंगे उनकी ऑनरशिप कितने तरीके की होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग के सीजन्स, यानी कि इंडिया में कितने सीजन आते हैं क्रॉपिंग के। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने टाइप की फार्मिंग होती है। देन आपकी मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एंड सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया के एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। और ये लास्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इससे बहुत बार क्वेश्चन देता है 5 नंबर का, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले आता है हमारा लैंड यूज कैटेगरीज। इसके अंदर हमारी 9 लैंड यूज कैटेगरीज होती है, यानी कि 9 होती है, जो रिपोर्टिंग एरिया हम जिनको बोलते हैं। सबसे पहले आता है आपका फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट एरिया के अंदर आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो आप ध्यान रखें कि फॉरेस्ट एरिया एंड एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया होता है, यानी कि एक एरिया जिसके अंदर एक्चुअल हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और जो फॉरेस्ट एरिया होता है सिर्फ वो डीमार्केटेड एरिया होता है जो गवर्नमेंट ने अपने रिपोर्टिंग एरिया में मेंशन किया होता है। देन उसके बाद आता है हमारा बैरन एंड वेस्टलैंड, जैसे कि आपके रॉकी माउंटेन्स, डेजर्टेड लैंड, यानी कि जो लैंड कल्टीवेशन करने लायक नहीं है आज की अवेलेबल टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये बात जरूर ध्यान रखें, अवेलेबल टेक्नोलॉजी के हिसाब से। उसके बाद आता है हमारा नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी कि जो लैंड पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया, हाईवेज बना लिए, रोड्स बना लिए, रेलवे ट्रैक्स बना लिए, यानी कि जिस पर हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, वो सारी लैंड आती है आपकी नॉन एग्रीकल्चर यूज के अंदर। उसके बाद आती है हमारी पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि वो जमीन जो खाली पड़ी है और उस पर जो घास फूस उग जाती है ना पशुओं को चराने के लिए, पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। उसके बाद आती है हमारी ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, यानी कि जो मिसलेनियस एरिया हम कवर करते हैं, ये वो सारी जमीनें होती हैं जहां ना तो हम एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, ना ही वो कोई वेस्ट लैंड होती है, ना ही वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन की जा रही है, ना ही वहां पर कोई ग्रेजिंग लैंड है। अब आप डाउट में होंगे, सर ऐसी कौन सी लैंड होती है? आपके घर के पीछे जो बना हुआ छोटा सा गार्डन है, वो गार्डन इसके अंदर आएगा, क्योंकि ना तो वहां आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, ना ही वो वेस्ट लैंड है, ना ही वहां पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन कर रखी है। यानी कि आपने अपने घर के लिए छोटे मोटी सब्जियां लगा रखी हैं, थोड़े बहुत पौधे लगा रखे हैं फूल के या फ्रूट्स के। तो इस टाइप की जो लैंड होती है वो सारी मिसलेनियस के अंदर आती है। उसके बाद बात करें हम कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि वो वेस्टलैंड जो कल्चरेबल है, यानी कि जहां पर खेती की जा सकती है और ये जमीन खाली रहती है। याद रखें, ये जमीन जो 5 साल से ज्यादा खाली है, यानी कि एक ऐसी जमीन जहां खेती की जा सकती है और पहले खेती की जा रही थी, लेकिन पिछले 5 साल से वो जमीन खाली है, वहां पर कुछ नहीं किया जा रहा, वो आपकी आती है कल्चरेबल वेस्टलैंड। वर्ड को ध्यान से सुने, कल्चरेबल। उसके बाद आती है आपकी करंट फैलो लैंड, यानी कि जो जमीन 1 दिन से लेकर और 365 दिन के लिए, यानी कि 1 साल के दौरान खाली पड़ी है, उसको 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर टाइम हुआ है, वो जमीन 4 महीने भी खाली पड़ी रह सकती है, 6 महीने हो, 8 महीने हो, 11 महीने हो। अगर कोई 1 साल के इंटरवल में जमीन खाली पड़ी है, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट फैलो लैंड। उसके बाद आती है आपकी फैलो अदर देन करंट, ये 1 साल से 5 साल की, यानी कि जो जमीन 1 साल से ऊपर चली गई, यानी कि करंट फैलो लैंड से आगे चली गई, और अभी कल्चरेबल वेस्टलैंड से कम ड्यूरेशन के लिए खाली है, यानी कि 1 से 5 साल के बीच में, उसको हम बोलेंगे फैलो अदर देन करंट। फिर आपकी लास्ट आती है नेट सोन एरिया, यानी कि वो एरिया जहां पर असल में कल्टीवेशन की जा रही है।
अब एक बात ध्यान रखिए, सारे के सारे जो मेरे नोट्स हैं सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, यानी कि मैंने जो फ्लो चार्ट है ये मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाया है। अगर किसी स्टूडेंट को ये फ्लो चार्ट चाहिए चैप्टर वाइज, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गया एक फॉर्म है, उस फॉर्म लिंक में आप उस फॉर्म को फिल करें। जैसे ही आप उस फॉर्म को फिल करेंगे ये पीडीएफ ऑटोमेटिकली आपकी मेल आईडी पर पहुंच जाएगी। लेकिन फॉर्म को अच्छे से फिल करना, मेल आईडी और मोबाइल नंबर ढंग से डालना, ताकि हम डायरेक्टली आप तक ये पहुंचा सके, दाएं बाएं ना चली जाए, फिर बाद में आप मुझे बोले। ठीक है, ये सारे हैंड रिटन है। अब इसके बाद आता है, देखो पहला टॉपिक हमारा कवर हुआ लैंड यूज कैटेगरीज, हमने सारी रिकॉल कर ली चीजें। अब इसके बाद आती है हमारी लैंड ओनरशिप। लैंड ओनरशिप की अगर हम बात करें तो दूसरा टॉपिक है हमारा लैंड ओनरशिप का। दो तरीके की लैंड होती है, एक होती है प्राइवेट लैंड और एक होती है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जिसे हम सीपीआर कहते हैं। प्राइवेट लैंड आपको पता है किसी भी इंडिविजुअल के पर्सन की जो लैंड है उसका वो मालिक है। सीपीआर आपकी होती है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक लैंड होती है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है। और ज्यादातर जो सीपीआर है ये उन लोगों के काम आती है जिनके पास जमीनें कम होती हैं, या तो जमीन होती नहीं है, या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास जमीन कम होती है, उनके ये काम आती है एग्रीकल्चर करने के लिए। या फिर जो घरों में जो लकड़ियां काट कर खाना बनाते हैं, यानी कि जिसके पास गैस नहीं है, उनके लिए काम आती है। जिनके पास भेड़ बकरियां होती हैं उनके लिए फोडर क्रॉप्स का काम करती है, क्योंकि ग्रेजिंग लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये खाली पड़ी रहती है जमीन, कोई भी जाकर यूज कर लेता है। यहां पर गैदरिंग का प्रोसेस भी होता है। तो दो तरीके से क्या है लैंड ओनरशिप हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है आपका क्रॉपिंग सीजन। 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, खारीफ, राबी एंड जायद। ठीक है, खारीफ कब से कब होता है? जून से सितंबर तक का होता है खारीफ। ये डिपेंड होता है मॉनसून पर। ठीक है, मॉनसून पर डिपेंड होता है। इसमें आप देखोगे राइस जैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा अक्टूबर टू मार्च, ये हमारा विंटर सीजन की क्रॉप्स होती हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं बात करूं वीट यानी कि गेहूं की। उसके बाद आता है हमारा जायद, अप्रैल टू जून तक का हमारा टाइम आता है। इसके अंदर आप देखोगे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं इस सीजन के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, अब काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने की अच्छी रिवीजन चल रही है, जिन्होंने चैप्टर अच्छे से कवर करा है, वो सब कुछ चीजें रिकॉल कर रहे हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि सर हम ये तो कर लेंगे, हमें कुछ कुछ रिकॉल हो रही हैं चीजें, बट बहुत सारी चीजें हैं जो हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं या हमें नहीं पता है। तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है भाई। अभी यूट्यूब के ऊपर आप जाओगे तो एक जिद्दी सीरीज चल रही है हमारी स्पेशल ज्योग्राफी के एग्जाम के लिए। डेली उसमें शाम को 8 बजे आपको क्लास होती है, डेली लेक्चर लगते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई मेरे कुछ डाउट्स पेंडिंग है या मैं चैप्टर को थोड़ा और डिटेल्ड में रिवाइज करना चाहता हूं, तो आप डेली 8 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डेली बहुत बच्चा जुड़ता है। ठीक है, डेली की डेली वीडियोस पे 8-8, 9-9 हज़ार बच्चा उस वीडियो को देख रहा है। तो आप भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। इसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर जाकर आपको सारे चैप्टर्स देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो PYQs हो, चाहे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस क्यों ना हो, मैराथन क्यों ना हो। मैराथन भी ले रखी है मैंने, 12 घंटे की मैराथन है जिसमें पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है। तो आप यूट्यूब पर जाकर वो चीजें भी देख सकते हैं। लेकिन आप डे बाय डे रिवाइज करना चाहते हैं, डेली चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो डेली शाम को 8 बजे जुड़ सकते हैं। और इसी के अलावा शनिवार को यानी कि आज क्या तारीख हो गई है? 13 तारीख। मैं 13 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, तो 14 तारीख का शनिवार है, यानी कि 14 तारीख को आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे। तो कृपया करके 12 बजे दोपहर को रेडी रहना, क्योंकि मैप का सेशन मैं उस दिन लेकर आ रहा हूं। पूरे सिलेबस के मैप कवर करवाए जाएंगे। और जो बच्चे उसके बाद ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप जाकर लाइव सेक्शन में मैप का जो पूरा सेशन होगा वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, जिसमें मैं डिटेल एक एक कर सारी लोकेशन CBSE के सिलेबस के हिसाब से खुद आपके सामने फिल करूंगा। तो आप भी ब्लैंक मैप लेकर बैठें और उन लोकेशंस को फिल करें। अब कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो, इस वीडियो को आगे। तो हमने सीजन्स देख लिए, अब आती है बेटा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि कितने टाइप की फार्मिंग है इस चैप्टर में आपको बताई गई है। हमारे 2 टाइप की फार्मिंग होती है, एक होती है इरिगेटेड फार्मिंग, एक होती है रेन फेड फार्मिंग। अब इरिगेटेड फार्मिंग के अंदर हमारी 2 टाइप्स हैं, एक है प्रोटेक्टिव, एक है प्रोडक्टिव। प्रोटेक्टिव टाइप की जो हमारी इरिगेशन होती है या टाइप की फार्मिंग होती है, प्रोटेक्टिव के अंदर हम क्रॉप्स को पानी इसलिए पहुंचाते हैं, यानी कि उनकी सिंचाई इसलिए की जाती है ताकि वो क्रॉप्स मर ना जाएं, यानी कि बिल्कुल खत्म ना हो जाए, उनको प्रोटेक्ट करना डैमेज से, खत्म होने से। और प्रोडक्टिव के अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी क्रॉप्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन अगर हम उनमें पानी, इरिगेशन, सिंचाई अगर उन तक अवेलेबल करवा दें तो उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव, प्रोडक्टिव मींस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टिव मींस फसल को जो आपकी क्रॉप है फसल को खराब होने से बचाने के लिए, खत्म होने से बचाने के लिए।
उसके बाद आती है हमारी रेन फेड फार्मिंग। फेड फार्मिंग के अंदर दो चीजें हैं, ड्राई लैंड एंड वेट लैंड। ड्राई लैंड ऐसी क्रॉप्स हैं जहां लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है पूरे ईयर में, और यहां पर हम ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लगाते हैं जैसे बाजरा, ठीक है, यानी कि कम पानी में जो क्रॉप्स हो जाती हैं। और वेटलैंड फार्मिंग ऐसी होती है जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, वहां पर हम राइस, शुगर केन, इस तरीके की क्रॉप्स लगाते हैं जो ज्यादा पानी में भी रह सके, ठीक है। वो वहां पर सॉइल इरोजन को भी स्टॉप करती हैं, क्योंकि जहां ज्यादा बारिश हो रही होगी, पानी एक एजेंट का काम करता है, अपने साथ सॉइल को इरोड करके ले जाता है, लेकिन ये क्रॉप्स क्या है, सॉइल इरोजन को भी बचाती हैं और ज्यादा पानी के अंदर ये खराब नहीं होती हैं। दूसरी क्रॉप सड़ जाती है ज्यादा पानी के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारी क्या आती है, इसके बाद आती है हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बाद आती है हमारी मेजर क्रॉप्स, यानी कि किस किस टाइप की क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती हैं। सबसे पहले हमारी सबसे मेजरली आती है फूड ग्रेन, यानी कि जो सबसे ज्यादा एरिया को कवर करती है वो है हमारी फूड ग्रेन। फूड ग्रेन के अंदर आप देखोगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है सीरियल्स, एक है पल्सेज, यानी कि ऊपर वाला अनाज हो गया, नीचे वाले हमारी दालें होंगी। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो दो तरीके से डिवाइड है, एक है फाइन ग्रेन, एक है कोर्स ग्रेन, यानी कि मोटा अनाज जिसको बोला जाता है। अगर मैं बात करूं राइस और व्हीट की, ये हमारे फाइन ग्रेन में आते हैं, और अगर मैं बात करूं जवार, बाजरा और मेज की, तो ये हमारे कोर्स ग्रेन के अंदर आते हैं। राइस हमारे कंट्री का स्टेपल फूड है, सबसे ज्यादा खाए जाने वाली ग्रेन है। और अगर इसकी बात करूं इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो वेस्ट बंगाल इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। और अगर मैं बात करूं कि पर ईल्ड, पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां आती है, तो वो पंजाब में आपको देखने को मिलती है, नंबर 1। अगर मैं बात करूं वीट की, तो वीट का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर मैं बात करूं पर हेक्टेयर मैक्सिमम ईल्ड कहां निकलती है, तो वो भी पंजाब में आपको देखने को मिलती है। तो ये दो चीजें इसकी ध्यान रखें। मैप्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि राइस का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, वीट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो मैप में आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल और आपका उत्तर प्रदेश कहां पर करता है। अगर नहीं पता तो जाकर सेशन देख लें, जो शनिवार के बाद वीडियो देख रहे हैं, और जो शनिवार की सुबह ही ये वीडियो देख रहे हैं, 12 बजे रेडी रहना, सेशन लगेगा आपका मैप का। उसके बाद आती है हमारी पल्सेज, जिसमें ग्राम, तूर, ये सारी दालें होती हैं, ठीक है। इनकी आप, ये रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, तो डिटेल में अगर समझना है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितनी इनको किस किस एरिया में ज्यादा होती हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ ऑयल सीड्स आते हैं, जैसे कि हमारा ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन। रेप सीड का मतलब है सफेद सरसों, ठीक है। फिर आती है हमारी कुछ फाइबर क्रॉप्स, जैसे कि कॉटन एंड जूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में जरूर समझे जाकर कॉटन एंड जूट के बारे में, क्योंकि कॉटन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा पाकिस्तान के पास चला गया था, और जूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा क्या है, ईस्ट पाकिस्तान के पास चला गया था, जो आज के टाइम में बांग्लादेश कहलाता है। उसके बाद बात करें तो हमारी कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, लाइक टी, कॉफी एंड शुगर केन। अगर बात करें टी की, तो सबसे ज्यादा टी हमें असम में देखने को मिलती है। अगर कॉफी की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉफी हमें कर्नाटका स्टेट में देखने को मिलती है। और ये भी आपके मैप का पार्ट है, मैप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लीडिंग टी प्रोड्यूसर या लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसर, तो आपको ये दोनों स्टेट पता होनी चाहिए और मैप में आप मार्क कर सको, इतना आपको आना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो आगे आपको देखने को मिलता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया के अंदर किस किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहले आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारी कंट्री में अराउंड मिड 1960s के अराउंड। तो आप देखेंगे वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें हमने HYV सीड्स मंगाए। HYV सीड्स हमने दो तरीके के मंगाए, एक मंगाया हमने वीट का और एक मंगाया हमने राइस का। तो वीट का हमने मंगाया था मैक्सिको से, राइस का हमने मंगाया था फिलीपींस से। अब HYV सीड्स की एक खास बात थी, इनको फर्टिलाइजर्स ज्यादा लगते थे, पेस्टिसाइड ज्यादा लगते थे, और इरिगेशन मैंडेटरी था, यानी कि इनको ज्यादा पानी लगता था एज कंपेयर टू जो पहले हम सीड्स यूज करते थे कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद आप देखोगे तो हमारे कंट्री में एक एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग का सीजन आया था, जहां पर प्लानिंग कमीशन बैठती थी कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट लाई जा सके। तो पहली एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग थी, ये 1988 के अंदर बैठी थी, यानी कि क्लाइमेट के साथ किस तरीके से, क्लाइमेट को समझते हुए इंडिया के अंदर हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग क्लाइमेट है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत है क्लाइमेट में। तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी क्रॉप्स को वहां पर किन क्रॉप्स का एग्रीकल्चर करना चाहिए। फिर एक प्लानिंग कमीशन है आई हुई थी हमारी, जो रेन फेड एरियाज के लिए थी स्पेशली, वो थी 1980 में। इनके अंदर ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, कहीं गूगल पर जाकर सर्च करो, आपके एनसीईआरटी में जितना दिया है आपको उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, उससे आगे नहीं जाना। उसके बाद आता है बेटा हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
जो आपके बॉक्स में पार्ट दिए हुए हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर हमने एक स्कीम स्टार्ट करी थी, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर को किस तरीके से हम सस्टेनेबली वे में प्रमोट कर सकते हैं और फ्यूचर में एग्रीकल्चर की ग्रोथ को हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक फार्मर पोर्टल है जो आपके बुक में बॉक्स में दिया हुआ है, फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया। इसके अंदर फार्मर्स को क्या सुविधा प्राप्त हुई थी कि वो जाकर ऑनलाइन, ठीक है, इस फार्मर पोर्टल में लिंक कर सकते हैं, अपनी आईडी बना सकते हैं और वहां पर उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे उनके जो क्रॉप्स का इंश्योरेंस है वो उन्हें पता लगेगा, क्या सीड का प्राइस चल रहा है, क्या फर्टिलाइजर का प्राइस चल रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ मार्केट है, कहाँ कहाँ मंडियाँ हैं, कहाँ कहाँ स्टोरेज है कि वो जाकर स्टोर कर सकते हैं, वेयर हाउसेज हैं। तो वो सारी जो सर्विसेज है वो आपको फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया के थ्रू फार्मर्स आज के टाइम में उनको अवेल कर सकता है। ये क्या है, डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो इंडिया के अंदर हुई है डे बाय डे पिछले 70 से 80 सालों के अंदर। फिर लास्ट हमारी आती है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर हमने कुछ प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करा जिसकी वजह से हम लैक कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मॉनसून, यानी कि इंडिया के अंदर जो मॉनसून है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, किसी साल वो बहुत ज्यादा होता है, किसी साल बहुत कम होता है। और इंडिया के अंदर ज्यादातर जो हमारा एरिया है वो सारा मॉनसून डिपेंड एरिया है जो फार्मिंग करते हैं, यानी कि रेन फेड फार्मिंग ज्यादा की जाती है, ठीक है, और फ्लक्चुएशन होने की वजह से फार्मिंग में वो आउटपुट हमें नहीं मिल पाता है। दूसरी बात करूं लो प्रोडक्टिविटी अगर मैं बात करूं एज कंपेयर टू यूएसए, रशिया एंड जापान, इन कंट्रीज के मुकाबले हमारी जो पर हेक्टेयर आउटपुट है, यानी कि 1 एकड़ जमीन में कितना अनाज निकलता है, इन कंट्रीज के मुकाबले आज भी हमारी क्या है, प्रोडक्टिविटी लो है। उसके अंदर कहीं ना कहीं रीजन हमारा डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मॉनसून भी हो सकता है, रेनफेड फार्मिंग हो सकता है, टेक्निक हमारी हो सकती है, ठीक है, ये सारे रीजन हो सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट एंड इनडेप्टनेस, यानी कि कर्जे के जाल में फंस जाना, है ना, ट्रैप में फंस जाना। वो किस वजह से होता है कि ज्यादातर इंडिया के अंदर मार्जिनल फार्मर्स है, यानी कि छोटे किसान हैं, वो ज्यादा उनकी इनकम जनरेट हो नहीं पाती है। बट एग्रीकल्चर के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं वो तो सब जगह कॉमन है, यानी कि 1 एकड़ लैंड में वो तो हर जगह लगेगा ही लगेगा। अब उसके अलावा जो इनपुट्स यूज किए जाते हैं, जो मशीनरी यूज करी जाती है एग्रीकल्चर के अंदर, वो भी काफी कॉस्टली आती है। तो उन सारे एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए जो फार्मर है वो क्या करता है, या तो बैंक से लोन ले लेता है या प्राइवेट जो मनी लेंडर्स हैं उनसे लोन ले लेता है। अब कभी कभार क्या होता है कि मॉनसून फेल हो जाता है तो उतनी प्रोडक्शन निकलती नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी रह जाती है, तो वो कर्जा नहीं चुका पाता, तो वो उस जाल में क्या है, फंस जाता है। और इस वजह से फिर वो एक लोन और लेता है पिछले लोन को चुकाने के लिए। तो ये एक इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम है। उसके बाद करूं लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि हमारी जो पॉलिसीज बनती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए, वो इतनी अच्छी नहीं बना पा रहे हैं, और अगर बन भी रही है तो उनको इंप्लीमेंट नहीं करा जा रहा है, क्योंकि जो बड़े लैंड होल्डर्स हैं उनकी लॉबी बनी हुई है, वो उनको इंप्लीमेंट नहीं होने देते। उन्हें पता है अगर छोटा किसान अच्छी प्रोडक्टिविटी उसकी होने लग गई तो कल हमारे बराबरी में आ जाएगा, फिर हम किस तरीके से जो कहते हैं ना कब्जा कर लेना, वो किस तरीके से कर पाएंगे, है ना, हमारी हुकूमत कैसे चलेगी। तीसरी प्रॉब्लम अगर उसके बाद बात करें हम अगली, तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, यानी कि ज्यादातर किसानों के पास जमीन थोड़ी है और जो थोड़ी जमीन भी है वो फ्रेगमेंटेड है, यानी कि बटी हुई है। आप इस तरीके से समझे अगर रिवाइज करना हो आपको टॉपिक, कि मान लो ये बहुत सारी क्या है, जमीनों के टुकड़े हैं, वी से मेरी जमीन एक यहाँ है और एक मेरी वी से जमीन यहाँ है। अब जो अगली जमीन है मान लो वो यहाँ पर मेरी बटी के यहाँ पर आई हुई है, यानी कि पुश्तैनी जमीनें मेरी बट गई, है ना। पहले दादा के 3 बेटे हुए, चाचे ताऊ बन गए, अब उनके जो आगे बेटे होंगे उनमें जमीनें बटेंगी, तो वो जमीनें बट के क्या है, फ्रेगमेंटेड हो गई हैं। तो इस वजह से क्या है, फ्रेगमेंटेड लैंड एक तो इकोनॉमिकली अच्छी नहीं है, खर्चा बहुत लगता है उसके अंदर, और दूसरा प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं निकल पाती। तो कंट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स बनाए कि इनको साथ में करा जाए, बट वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हुए ही नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद आती है हमारी डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड, यानी कि जो हमारी कल्टीवेबल लैंड है, जो एग्रीकल्चर करने लायक लैंड है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, उस लैंड की क्वालिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो डाउन होती जा रही है। उसके ढेर सारे रीजन हो सकते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर रहे हैं, है ना, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, एल्केनाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हो सकता है हम जो फर्टिलाइजर्स ओवर यूज कर रहे हैं उसकी वजह से डिग्रेड हो रही है लैंड, या फिर जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन जो हम बोलते हैं टेक्निक्स हैं,
सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम पल्सीज की इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं करते क्योंकि जो पल्सीज है ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है सॉइल के अंदर, वो हम नहीं करते ज़्यादातर हम वीट और राइस पर जाते हैं और HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इरीगेशन, ज़्यादा फर्टिलाइजर एंड ज़्यादा पेस्टिसाइड्स। तो ये सारी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप देखें कि आपका 10 से 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर कवर हो जाता है और इसी तरीके से आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं, जो लास्ट डे आपके बहुत आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो आगे ऐसे ही हम दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे जिसको हम 10 से 15 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और जिनको डिटेल में पढ़ना है वो जिद्दी सीरीज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।